नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में द गेस्ट टेबल में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। भैया आपका हार्दिक स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार भैया, हमें आप पहले ये बताइए कि जो ये आपका चैनल है इंस्टा पे द बदलापुर ऑफिशियल, ये आपने किस आइडिया पे किसको सोच के और क्यों स्टार्ट किया? देखिए, मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है बदलापुर ऑफिशियल, इसे मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि रैंडमली हर सिटी का कोई ना कोई पेज होता है। इसके पहले भी मैंने कई सारे पेजेस पे काम किया था, तो उसके एक्सपीरियंस के साथ मैंने सोचा क्यों ना अपने बदलापुर का एक पेज बनाया जाए और उसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रो किया जाए, क्योंकि बदलापुर एक बहुत विकसित विधानसभा है और जिसपे जिला स्तर का काम भी हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि एक विधानसभा स्तर का पेज बनाता हूँ जो कि किसी ने नहीं बनाया। तो ऐसे ही शुरू किया मैंने और आज बहुत सारे छोटे छोटे विधानसभा के कई सारे पेज बने। अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को ही क्यों चूज किया, जैसे कि यूट्यूब, उसके अलावा और सारे प्लेटफॉर्म थे? देखिए, मैंने इंस्टाग्राम को ही नहीं चूज किया। इंस्टाग्राम के अलावा भी मैंने यूट्यूब को भी चूज किया था, फेसबुक को भी चूज किया था, लेकिन इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म को चूज करने के पीछे ये रीजन है कि इंस्टा इजी टू ग्रो है। उस पर मेरी तरह, मेरी सोच के जैसा, मेरी तरह सोचने वाले लोगों की ऑडियंस मुझे मिली, इसलिए मैंने इंस्टा को चूज किया। अच्छा भैया, आप हमें ये बताइए कि आपका जो डिजिटल क्रिएटर बनने का जो सफर रहा वो कैसा रहा? देखिए, डिजिटल क्रिएटर बनने का सफर मेरा कुछ ऐसा रहा है कि बहुत तरह के लोग मिलते हैं, नए नए तरह के लोग, लाइक सेलेब्स, पॉलिटिशियंस, या फिर डिजिटल क्रिएटर जब आप बनने जाएंगे लोग आपसे अपील करेंगे कि आप कुछ इस टाइप का कंटेंट डालिए, कोई कहेगा इस टाइप के कंटेंट डालिए, आपको वैरायटी टाइप के लोग मिलेंगे कि नहीं आप ऐसा करिए ऐसा करिए। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है डिजिटल क्रिएटर बनने के लिए। आपको अपने कंटेंट के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, मेरे कंटेंट के लिए मुझे प्रेरणा ऐसे मिलती है कि मैं खुद सोचता हूँ कि ये क्यों ना इन चीज़ों को दिखाया जाए। लोग, जैसे क्या होता है, मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं होता कंटेंट के लिए, मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं होता। मैं जो चीज़ें करता हूँ खुद से करता हूँ, मुझे ये जो अच्छा लगता है मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ। भैया, आपको मतलब कौन से कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट आती है? देखिए, मुझे किसी की स्टोरी शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। लाइक स्टोरी शेयर करने का मतलब है कि किसी पॉपुलर पर्सन का, जो मैं उनकी स्टोरी शेयर करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, लाइक जो स्ट्रगल किए हैं बट उन्हें सक्सेस नहीं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपके बदलापुर ऑफिशियल चैनल पे 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जी, तो उनके साथ आपका फीडबैक कैसा है अपने ऑडियंस के साथ? देखिए, ऑडियंस जो है मेरी बहुत प्यारी है, जिसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानने वाले हैं, पर्सनल लेवल पे जानने वाले हैं। चूंकि मैंने बताया मेरा जो पेज है वो एक विधानसभा स्तर से शुरू हुआ है, जिसके चलते पहले से ही विधानसभा में मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, इसलिए उस पर जो ऑडियंस है वो काफ़ी पारिवारिक है। मतलब आपको जब ये आपने स्टार्ट किया तो आप फिर जब आप अपने कंटेंट डाले तो उससे आपके ऑडियंस या जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनमें क्या बदलाव आपको देखने को मिला? देखिए, बदलाव देखने के लिए मुझे काफ़ी सारे मिले जब मैंने ये काम शुरू किया। पहले तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में कम जानते थे, सपोर्ट कम मिलता था, बट जब मैंने पेज बनाया इसके जरिए मैंने काफ़ी सारे चेंजेस लाए अपने सिटी, अपने विधानसभा में। लाइक कोई सड़क अगर खराब है उसकी वीडियोज पोस्ट करना, ये सब चीज़ें देख के लोग इंस्पायर्ड होते थे कि नहीं, इससे जो है परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह का था। डिजिटल दुनिया में आपके काम के वजह से लोगों की सोच बदली है? बिल्कुल सोच बदलती है जब आप डिजिटल वर्ल्ड में या फिर डिजिटल फील्ड में काम करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हम एक ऐसी सिटी में काम कर रहे हैं जो कि 2 टायर सिटीज, मैं तो 2 ही नहीं मानता बट 2 टायर सिटीज माना गया है इन सब शहरों को। तो यहाँ क्या है कि लोग डिजिटल फील्ड से बहुत दूर थे। जब से मैं काम कर रहा हूँ मेरे जरिए काफी सारे लोगों को इन सब चीजों की जानकारी हुई, तो वो जानकारी ही एक बदलाव। मतलब और आप पर्सनली हिस्ट्री और कल्चर से कितने जुड़े हैं? देखिए, पर्सनली मैं हिस्ट्री कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। मुझे शहरों से ज़्यादा गांव पसंद है, पर शायद कल्चर गांव में ही रहता है। हाँ, आज के समय में मैं मानता हूँ कि शहरों में कल्चर आ गया है और गांव वाले जो है आधुनिकता के पीछे भाग गए, लेकिन कल्चर जो है वो गांव से शुरू हुआ है, इसलिए मैंने गांव को चुना। चूँकि आज मुझे थोड़ा सा बदलाव उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं गाँव को पहली प्राथमिकता देता हूँ।
आपके हिसाब से मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या होगा जो आज का जो हमारी ये यूथ है उसे कल्चर और संस्कृति से अगर जोड़ना हो, तो आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट वे बताइए। देखिए, अगर आज के यूथ को कल्चर और हिस्ट्री से जोड़ना है तो सबसे बड़ी चीज है कि यूथ को अपने पूर्वजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपनी परंपराओं को मानना, उसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस वंश के हो, किस कुल के हो, ये चीजें आज के यूथ को नहीं पता। इसके बारे में उन्हें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, उन्हें त्योहारों से जुड़ा होना चाहिए। हर एक त्योहार, हर एक रिचुअल को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। कभी ये चीज मन में नहीं आनी चाहिए कि नहीं, ये करने से मेरा क्या हो जाएगा। अगर माता पिता कह रहे हैं आप इस चीज को करिए, इससे आपका भला होगा, तो उस चीज को बेझिझक करना चाहिए बिना किसी तर्क के। तब आप खुद ही कल्चर और अपने हिस्ट्री से जुड़े रहो। मतलब आपके आगे का प्लान क्या है, चाहे यूट्यूब हो या ऑफलाइन हो या कुछ बड़े ब्रांड के प्रमोशन या उनसे कोलैब करके? नहीं, देखिए, आगे का प्लान मेरा ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में मैंने एक अच्छी खासी, मुझे ऐसा लगता है जो चीजें मैंने सोची थी मैंने वो अचीव कर ली। अब मुझे डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर निकलना। मैं आगे रियल एस्टेट में भी जा सकता हूँ, पॉलिटिक्स में भी जा सकता हूँ। मुझे इस चीज से जी भैया, मतलब हमें पता चला कि आपकी एक बार एक्सीडेंट हुआ, जो कि आप बाइक से जा रहे थे कहीं और गवर्नमेंट बस से आपकी एक्सीडेंट हो गई थी। तो उस एक्सीडेंट के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव रहा? देखिए, उस एक्सीडेंट को तो मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल की कृपा है कि मैं आज सही सलामत आपके सामने बैठा हूँ। चूंकि वो एक्सीडेंट ऐसा था कि कई सारे अस्पतालों में मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं हो चाहिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल सलामत आपके सामने बैठा हूँ। और उसके बाद बदलाव मुझे ये चीजें देखने को मिली कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो आप अपने कार्य की एक समय सीमा रखिए। आपको ये काम इतने बजे खत्म करके अपने घर जाना। और चूंकि मेरे एक्सीडेंट के पीछे की भी वजह एक ही थी कि मैं काफी रात हो जाती थी तो मैं घर जाता था, क्योंकि वैसे भी अगर आपके काम की कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, आप जल्दी नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपना एक लिमिट टाइम नहीं लेके चल रहे हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि रात का समय जो होता है अक्सर दुर्घटनाओं का काल है। तो ये सब चीजें हैं। तो मैंने यही चीजें सीखी कि अपनी समय सीमा तय करो, एक समय पे घर जाओ और दुर्घटनाओं से बचे रहो, वाहन सावधानी से चलाओ। हमारे जैसे पूर्वज कहते रहते हैं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उससे इंसान का देखने का नजरिया बदल जाता है। क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ? देखिए, होता क्या है कि नजरिया बदलने के पीछे भी कारण है। कारण ये है कि जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो समाज होता है वो सिर्फ 3 चीजें कहता है। पहली कि गाड़ी बहुत तेज चला रहा, दूसरी कहेगा कि नशे में होगा या फिर पी लिया होगा, और एक तीसरा थॉट आता है कि दूसरे की गलती से। तो ये चीजें सीखने को मिलती हैं। इन सब चीजों के बाद में आपका नजरिया ऐसे बदलता है कि मुझे समाज से बहुत बच के रहना। जाने अनजाने में भी अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या मेरे साथ ही गलती हो रही है, मेरे साथ ही दुर्घटना हो रही है, तो उसमें भी मैं ही गलत ठहराया जाऊंगा। तो इस चीज से मुझे बचने की वो मिली। तो ये मतलब उस एक्सीडेंट के जब आपका फेस चला, जब हॉस्पिटल में आप थे, उस टाइम आपके फॉलोअर्स और आपकी फैमिली किस तरह से आपको सपोर्ट किया उन्होंने? देखिए, मेरी फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया है। शायद मेरी मम्मी ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, और पिताजी भी मेरे मुंबई रहते हैं, उस टाइम आए हुए थे। जल्दी उन्हें पता चला, वो आए, यहाँ तक कि विदाउट टिकट आए वो। उसके बाद फिर समझिए कि दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, वो भी मुझे देखने अस्पताल में आते थे। यहाँ तक कि प्रशासन के भी काफी सारे लोग आए, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, काफी सारे लोग आए। और यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े थे, हालांकि हमें उसकी जरूरत थी नहीं। तो काफी अच्छा रहा। पारिवारिक ऑडियंस से भी कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, वो भी मुझे देखने आए। आफ्टर ऑल मैं उनसे मिला भी जब मैं स्वस्थ हुआ, तो ये काफी अच्छा लगा कि जो मुझसे एक बार मिले हैं वो भी मुझे देखने आए। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ट्रैफिक नियम का मजाक बनाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं? देखिए, जो ट्रैफिक नियम का मजाक बनाते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप वाहन से दूर रहें। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके ट्रैफिक रूल्स न फॉलो करने से सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, आपकी वजह से उसको हानि पहुंचती है जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंडिकेटर का यूज किया पर आपके पीछे वाला अगर ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं जानता और उसने उस चीज को गलत समझा तो वो गलत टर्न अगर लेता है तो एक दुर्घटना हो सकती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगे सिटीज में। लोग गाड़ी चलाते हैं 10-10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, धुआं निकल रहा है गाड़ी से, वो भी हार्मफुल है। ये भी एक ट्रैफिक रूल का रूल है, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। भैया आप एक सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग भी आप चलाते हैं जी। तो इन दोनों को आपको एक साथ काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, आप कैसे कर लेते हैं? देखिए मेरी एजेंसी जो है सिजविक डिजिटल, इसके साथ आपने हमारी बात को शुरू किया था पेज से। देखिए सोशल मीडिया पेज और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करना बहुत टफ है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि जब आप एक बिजनेस में आते हैं, एजेंसी जो है वो एक बिजनेस है और जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो पैशन है। और पैशन और बिजनेस में यही डिफरेंस है कि बिजनेस के पीछे इंसान पैशन को टाइम नहीं दे पाता। ये डिफिकल्टी आती है मेरे लिए, और उसे मैं मैनेज ऐसे करता हूँ कि हमारा जो पैशन और बिजनेस है वो काफी सिमिलर है, तो जिसके चलते मैं अपने पैशन और बिजनेस को मैनेज करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं? देखिए डिजिटल मार्केटिंग में जो जैसे सर्विसेज तो बहुत सारी होती हैं, बट जो मेरा फेवरेट, अगर कहेंगे कि फेवरेट क्या है, कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है अगर डिजिटल मार्केटिंग में, सर्विसेज में, या फिर क्या काम ऐसा है कि जो पसंद, तो मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ सोशल मीडिया PR में, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो इन सब काम को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जैसे अगर आपको बदलापुर ऑफिशियल के लिए कोई अच्छी टैगलाइन देनी होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने इसके लिए एक टैगलाइन बहुत पहले सोच रखी थी, जिसको मैंने रखा था कि बदलापुर, और मैंने ये टैगलाइन के लिए पूरे बदलापुर से कहा था कि आप ये हैशटैग्स यूज करिए अपने प्रोफाइल में, बायो में यूज करिए। अगर आप एक बदलापुर के हैं प्रॉपर, आप भी चाहते हैं कि बदलापुर आगे जाए, कि तो आप हैशटैग एक बदलापुरिया या फिर आप अपने यूजर नेम में भी यूज कर सकते। जैसा कि आप बता रहे थे कि आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पेज बना रहे हैं, तो उन लोग को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे अपना वो पेज ग्रो करें? देखिए जो भी यूथ है अगर आज के टाइम पे पेज बनाना चाहते हैं, चाहे वो सिटी पेज हो या फिर कॉमेडी रिलेटेड पेजेस हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो, तो जिस टाइप का भी उसका पेज हो, सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज है कि आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छी नॉलेज होगी आपको, तभी आप उस प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सकते हैं। जी भैया, जैसे आपने बताया कि आजकल के टाइम में जो क्रिएटर्स हैं अपने ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं जी, तो जो भी आप उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे ग्रो करें अपने जो भी ब्रांड रहे? देखिए जो क्रिएटर्स ब्रांड अपना खुद का ग्रो करना चाहते हैं, लाइक अगर कोई क्रिएटर है अपना कोई ब्रांड बना रहा है, उसको ग्रोथ देना चाहता है, तो जाहिर सी बात है पहली चीज वो क्रिएटर है तो उसे आधी से ज्यादा मार्केटिंग पहले से पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। लेकिन हाँ ये चीजें हैं कि वो क्रिएटर अपने पेज का भी यूज कर सकता है, साथ ही अगर वो क्रिएटर है तो उसके पहचान में या फिर उससे कनेक्टेड और भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उसे एक कम्युनिटी बनानी चाहिए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि अगर वो कम्युनिटी में नहीं है तो अगर अपने ब्रांड के लिए वो किसी और से बात करता है तो शायद उसे पे आउट ज्यादा करना पड़े, क्योंकि अगर उसकी कम्युनिटी रहेगी तो उसे पे आउट से बच जाएगा। दूसरी चीजें अपने ब्रांड को एक नया वो दे सकता है, नया मोड़ दे सकता है, नई पहचान दे सकता है। जैसा कि हमारा ये जौनपुर शहर है, अगर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक नई पहचान दे सकते हैं या फिर दिला सकते हैं, आपको क्या लगता है? कि जौनपुर जो हमारा शहर है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जौनपुर का स्तर क्या है डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी भी स्तर। जौनपुर जो है अभी 2 टायर सिटी में कहूँगा, मैं इसे 3 टायर सिटी नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ है भी तो सिविक सेंस नहीं। लोग चाहते हैं कि जौनपुर में जापान जैसी टेक्नोलॉजी आए, ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ का सिविक सेंस ये है कि रोड पे थूक देंगे पान। तो इस तरह की सोच के साथ आप जापान के सपने देखना गलत है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी यही सीन है कि आने वाले 10 सालों के पहले तो मैं जौनपुर को नहीं मानूंगा कि इस फील्ड में ग्रोथ कर सकता। हाँ भैया, एक ऐसी आप बात बताइए जो कि आपके फॉलोअर्स को अभी तक नहीं पता है। ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा निकनेम मैं बता सकता हूँ, मेरे फॉलोअर्स को मैं अपना निकनेम अगर बताऊं तो मेरा एक निकनेम है जो मम्मी बहुत प्यार से बुलाती है, शटंकी।
और मैं काफी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज भी मुझे घर में छटंकी बुलाया जाता है। इस प्रकार के नाम उन्हीं को दिया जाता है जो काफी हाइट में छोटे रहते हैं। जी, जबकि मैं नहीं, फिर भी मुझे बुलाया जाता है क्योंकि अपने माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। अगर आपको जौनपुर में एक हेरिटेज साइट या फिर ऐसा फेस्टिवल हो जिसको आप ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना चाहते हो, ऐसा कौन सा वो फेस्टिवल या फिर साइट होगी जिसे आप प्रमोट करना चाहेंगे? देखिए, जौनपुर में हमारे कोई खास ऐसा त्योहार मनाया नहीं जाता कि हम उसे इस लेवल पे प्रमोट करें। अगर हेरिटेज की बात की जाए तो शाही किला है हमारे जौनपुर में। जौनपुर में शाही किला है जो कि काफी वर्चस्व में है। शाही पुल है, इसको हम एज अ हेरिटेज दिखा सकते हैं, नेशनल हेरिटेज। मैं चाहूंगा कि भी इसे सरकार नेशनल। उसके अलावा हमारे जौनपुर में अगर मंदिरों की बात की जाए इन सब चीजों में, तो मैं मानूंगा कि त्रिलोचन महादेव का काफी महत्व है। तो त्रिलोचन महादेव को भी हम ला सकते हैं इस चीज में, इस होड़ में। और इसे अगर मुझे प्रमोट करना है तो मैं इसके लिए जौनपुर के सारे इन्फ्लुएंसर्स को साथ लेके चलूंगा और इस पे मैं काम करूंगा। उसके साथ सबसे प्रमोट कराऊंगा एक फ्लेवर। वैसे ही मैंने आपके पेज को देखा, फिर आपने मुझे एक अपना आपको पेज भेजा था। आपने ब्लिंकिट, रिलायंस, ट्रेंड, स्विगी, किया, इंडिया और बोट जैसे काफी बड़े ब्रांड के साथ काम किया है। इतने सारे प्रोजेक्ट सबके लिए चैलेंजिंग होता है, तो आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी चीज है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो है मुझे एक साथ नहीं मिलते। हर एक प्रोजेक्ट जो है काफी टाइम के गैप के बाद मिलता है। एक साथ तो हमने शायद 2 ही 3 प्रोजेक्ट इसमें से करे हैं, लेकिन ये है कि जो ब्रांड के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें ये रहता है कि हमें फिर इस टाइप से वर्क मिलता है कि बहुत प्रेशर नहीं होता। हमें उन्हें सिर्फ कुछ काम सर्व करने होते हैं। लाइक हम उसके लिए एक टीम गैदर करते हैं। पहले एक टीम बनाएंगे कि आपको ये करना है, आपको इतनी वीडियोस देनी है, आपको इतने कंटेंट देना है, आपको इतने ग्राफिक्स देने हैं। इस तरह से हम काम करते हैं, तो वो इजी हो जाता है। जब भी आप कोई काम टीम वर्क में करोगे तो आपके लिए वो इजी है, फिर कोई टास्क बड़ा नहीं। क्योंकि कहते हैं यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज। जैसा कि हम लोग को पता है आप जौनपुर के बदलापुर शहर से आते हैं, तो फिर आप इतने छोटे से शहर से बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा था? देखिए, मुझे पता है कि मैं एक छोटे शहर बदलापुर से आता हूँ, लेकिन बदलापुर छोटा भले हो लेकिन आता तो जौनपुर में ही है। क्योंकि जौनपुर का एक सबसे विकसित विधानसभा में बदलापुर को मानता हूँ, तो इसलिए बदलापुर में रहकर भी मैं बदलापुर नहीं रहता, मैं रहता जौनपुर। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा शहर जौनपुर। जी, जैसे कि जो है छोटे शहरों से जैसे जौनपुर है जी, और उसमें काफी ज्यादा आपने पॉलिटिक कैंपेनिंग की है जी, ब्रांड की कैंपेनिंग की है। और इस चलाने में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, मतलब ब्रांड कैंपेनिंग करने में और पॉलिटिक्स की कैंपेनिंग करने में? देखिए, ब्रांड कैंपेनिंग जो होता है उसमें क्या होता है, आपको फैमिलीज को गैदर करना है, टुगेदर करना है, उनके साथ आपको काम करना है, उन्हें समझाना है कि हमारे ब्रांड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या इसको यूज करने से आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं। तो ये चीज है, स्पेशली हम बेनिफिट बताएंगे। ब्रांड्स में हम सिर्फ बेनिफिट बोलेंगे। और जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमें घर घर जाना है, लोगों की सोच क्या है, उनकी राय क्या है, उनकी सोच हमें चेंज करनी है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं हमें 90% लोग जो मिलते हैं वो हमारे निगेटिव मिलते हैं, हमारे विरोधी, हमारे अगेंस्ट मिलते हैं। हम जिसके लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं वो उसके अपोनेंट होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें जोड़ना है जो अलग है, हमें उन्हें नहीं जोड़ना है जो हमसे एक है। और ब्रांड कैंपेनिंग जो है उसमें हमें प्रोडक्ट्स का अगर करना है या फिर ब्रांड के बारे में बताना है तो उसमें सिर्फ हमें उसकी अच्छाइयां बतानी। ब्रांड है, अगर किसी को मिल रहा है तो वो यूज करेगा, उसको लेगा। तो दोनों चीजें मिलेगी। जैसा कि आप बहुत सारे कैंपेन करते हैं, तो कोई एक ऐसा कैंपेन आपने किया हो जिसने आपको कुछ सिखाया हो? देखिए, मैंने ऐसा कैंपेन में अगर मैं बात करूं तो मैंने पॉलिटिकल कैंपेन में अपने जौनपुर के ही एक जाने माने नेता हैं, क्या सबसे जाने माने नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने उनके लिए जब पॉलिटिकल कैंपेन किया था ग्राउंड लेवल पे, एक तरह से कह सकते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो मैंने एक चीज ध्यान दी कि लोग, जैसा लगता है पॉलिटिशियंस को कि हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे लोग, एरिया वाइज होती है कैंपेनिंग, तो उस एरिया के लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते होंगे। क्योंकि जब आप लोगों से ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं तब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सीख मिलती है कि आपको जैसा दिखता है जो वैसा होता है। जी, जैसे भैया बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो आपको हमेशा याद रहती है?
देखिए, बचपन से ऐसी कोई याद तो मेरे साथ खास है नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं कि कुछ सपने थे जो शायद नहीं मिले मुझे, जो मैंने बचपन से देखे थे। तो वो चीज़ें कभी कभी याद आती हैं कि मैंने ये सोचा था और ये मैं नहीं कर पाया। बचपन की कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आपको बहुत लगा हो और अभी तक लगा हो आपको? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे ऐसी किसी चीज़ से लगाव है, क्योंकि मेरा बचपन जो है शायद बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं खेल कूद में भी नहीं था, मैं पढ़ने में था, लेकिन पढ़ाई मैंने बहुत जल्दी वो कर दी थी। तो ऐसा कोई मेरा खास मूवमेंट नहीं रहा है बचपन से। ये मतलब आप अपने रिश्ते, फैमिलीज हो गई, दोस्त हो गए, जी। अपने जिंदगी में किस नजरिए से उन्हें देखते हैं? देखिए, मेरी जिंदगी में फैमिली जो है, फैमिली तो ऊपर है ही, जो कि हर किसी के लिए होती है। माँ बाप सबके लिए, भाई ऊपर होते हैं। हाँ, दोस्तों का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा वो रहा है। दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। शायद दोस्त अच्छे ना होते तो मैं भी ना होता यहाँ तक। तो दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी किसी से कोई कभी दुश्मनी नहीं रही है। जो मिला है सब अच्छे से सबसे मेरा व्यवहार रहा है। आपकी लाइफ में जब सबसे प्यारी चीज़ क्या रही है? देखिए, मैं अपनी लाइफ में सबसे प्यारी चीज़ की बात करूं, रही है तो मैं नहीं बता सकता, रहा है, लेकिन जो सबसे प्यारी चीज़ है अगर उसकी बात आप करेंगे तो मैं अपने काम से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा प्यारा है। और अगर यहीं आप पूछते कि आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी है, तो मैं उसमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एक होता है अन्न, यानी कि खाना, जिसका मैं कभी अनादर नहीं करता। दूसरी चीज़ है समय। मैं समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ। जी भैया, आप जौनपुर के एक क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जौनपुर के क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर की आप बात करते हैं तो मैं नहीं मानता कि हमारे जौनपुर में कोई खास क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर है। जो दो चार हैं भी हो, तेज तो हजारों हैं, लेकिन क्रिएटर मैं सिर्फ दो चार को मानता हूँ। मेरा मानना है कि जौनपुर की खामियां और खूबियां जो दोनों दिखाए वो क्रिएटर है जौनपुर का। और अगर आप पर्सनल फॉलोअर्स के लिए पेज पे काम करते हैं तो आप क्रिएटर नहीं हैं, आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। आपके वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं। ये चीज़। भैया क्या आपको शायरी का शौक है? बिल्कुल, शायरी तो मैं कभी कभी लिखता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसे लतीफ़े लिखता हूँ जो कि आज के लड़कों के लिए तो नहीं है। हाँ, है भी तो उनके लिए है जिनका दिल टूटा हो या फिर गमे आशियाँ। अगर हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ शायरी सुना सकते हैं, एक दो तो सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे फ़ोन की ज़रूरत होगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कुछ लिखा नहीं है। दो चार याद भी है मुझे। तो एक मैं दिल की बात पे सुनाता हूँ आपको कि जी चाहता है कि ऐसा आज हो जाए, कि जी चाहता है कि ऐसा आज हो जाए, तुम्हारे साथ सुबह बैठूं और बातों ही बातों में सांझ हो जाए। वाह वाह। मगर एक तकल्लुफ रह जाएगी बाद इसके, तुम आज मिलोगी तो कल ही महसूस होगा कि हमें मिले कई साल हो गए। और अगर और मैं सुनाऊं कि एक आशिया, एक हमदर्दी और एक हमनशी रहगुजर भी मुझे अब हुजूम लगता है। एक आशिया, हमदर्दी और एक रहगुजर भी मुझे अब हुजूम लगता है। मैं किसी का अपना हूं या मेरा कोई अपना है, ये सब मुझे झूठ लगता है। और ऐसे ही मैंने कुछ और लिखा है कि मैं इश्क पनाहों की फिराक में काफिर, मैं इश्क पनाहों की फिराक में काफिर, हर किसी के दिल में बसता रहा। बहुतों को मिल गई मोहब्बत उनकी, ये काफिर बस सफर करता रहा। वाह। और ऐसे ही है कि मैंने एक आप बीती लिखी है। अब आप बीती जो लिखी है वो आप बीती का मतलब आप समझ सकते हैं। खैर, ये चीज़ें ऑन कैमरा है तो हर कोई देखेगा, तो शायद वहां तक भी जाए वीडियो जो जिनसे रिलेट कर पाएगी ये चीज़ें। जरूर जरूर जरूर। चलो फिर शाम हुई, चलो फिर शाम हुई, अब हिज्र की रात होगी। जिन्होंने भुला दिया एक अरसा पहले, अब उन्हीं की बात होगी। मैंने जब तलक चाहा उसे, उसकी हिदायत रही हमारा प्यारा सा एक बच्चा होगा, या बच्चे का नाम हमारे नाम का मिलकर बना एक हिस्सा होगा। नहीं मालूम था कि वो झूठी होगी, फिर उसके रकीब का आना होगा, और मेरे कानों तक उसकी गोद भर आई, या सुनने का किस्सा होगा।
आपको relate कर रहा है भैया? और अगर और सुना दूं मैं कुछ, तो कोई खिदमत में मेरे अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार बैठा है। कोई खिदमत में मेरे अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार बैठा है। एक यार के पास मैं बैठा हूं और ये कहता है कि तू यहाँ बेकार बैठा है। और शायद मैंने इसके पहले भी कुछ लिखा था, एक दो मैं आपको सुनाता हूं। एक मैंने लिखा था कि किसे पता है कि बरसात कब होगी, किसे पता बरसात कब होगी, नहीं पता कि बस फुहार होगी या मूसलाधार होगी। एक उम्मीद है कि बारिश होगी जैसे, एक उम्मीद है वैसे ही मेरी मुलाकात होगी उनसे। न जाने कब मुझसे मिलने का बहाना मिलेगा, न जाने कब उन्हें मेरा ठिकाना मिलेगा। हैरान हूं कि वो भी मेरा ख्याल करती होंगी, झूठ नहीं है वो भी मुझे याद करती होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और कभी कभी मैं रियल लाइफ पे लिखता हूँ अपनी, मैं क्या फेस कर रहा हूँ चीज़ें, उस पर मैंने लिखा है। काफ़ी बड़ा है लेकिन पसंद आएगा। एक इल्म है कि कुछ सोचता हूँ मैं, कुछ फिजूल का तो कुछ फिक्र रहती है। सोचता हूँ कि कुछ बड़ा कर सकूँ, कुछ ना हो तो ये अफसोस ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं। फिर ऐसा क्यों लगता है इतना सब पा लेने के बाद कि खुद के लिए तो मैं कभी जिया नहीं। कभी खुद से चिढ़कर नोचता हूँ बाल अपने, तो कभी किसी के रोने की वजह बन जाता हूँ। सब रहते हैं नाराज मुझसे, जाने क्यों मैं भी सबसे दूर रहता हूँ। हाँ मैं वही हूँ जो मेहनत तो करके भी सारी मेहनत पर पानी की तरह फिर जाता हूँ। तकल्लुफ ये है मेरे अल्फाज उलझे हैं, मेरी नीयत साफ रहती है। मैं सबको पसंद आता, मेरे चेहरे पे खुशी होती, न होती कोई शिकायत मुझे किसी से या किसी को मुझसे। और मुझ में भी अगर ये बात होती कि सबके दिलों में रहकर मैं जो दिलों से खेलता, बेरहमी से मैं सबकी उम्मीदें तोड़ता, मैं भी होता औरों जैसा, तो लोगों को मेरी बात समझ आती, मेरा धोखा अपनापन लगता और चालाकियां सही सरीके हयात लगती। वाह 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 वाह। तो काफ़ी डीप चीज़ें मैं लिख देता हूँ। कभी कभी मेरी आप बीती है, मैं अस्पतालों में अक्सर, मैं हर 8वें 10वें दिन मैं अस्पताल में रहता हूँ किसी ना किसी को लेके। तो उस पर मैंने लिखा था कि सारी नियामतें मुझ पर आज ही ढा जानी हैं, सारी मुश्किलें मुसीबतें अभी आनी हैं। ये तो वक्त है मेरी घड़ी की सुई पर टिका, आज यहाँ है कल निकल जानी। जी भैया, ये तो काफी रिलेट कर रहा है आपसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी लिखता हूँ। एक बार मैंने लिखा था, मर जाएं तो हम नहीं, मैंने लिखा था कि मर तो जाएं हम मेरे अजीज, मगर दिल में एक तपिश रह जाएगी। मर तो जाएं हम मेरे अजीज, मगर दिल में एक तपिश रह जाएगी कि लो प्रांशु फिर तुम बन गए किसी की रोने की वजह, तुमने फिर रुलाया है किसी को। तो ये चीजें हैं। और कभी कभी लिखता हूँ कि बस अब बहुत हुआ खुद को समझाना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कोई ले आओ मिट्टी का तेल और माचिस, अब मुझे मेरी ख्वाहिशों के साथ डलना। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स लिखता हूँ मैं। अगर आप कुछ और सुनना चाहेंगे तो शायद एक आध और मैं सुना दूँ। जरूर जरूर। एक शायरी में और है कि काफ़ी रिलेट करेगा, ये हर किसी के साथ होता है। कुछ यूं भरोसा कर रहे हैं वो मेरे अपने ही मुझ पर, कि जो गोद में सर रख कर सोए हैं मेरे, अब वो मेरी एक निगाह पर दुपट्टा डाल लेते हैं। समझ रहे हो? और पहले भी लिखता था मैं, कुछ यूं दिल में नादानी, एक मेरी आदत बचकानी और खूब जवानी छाई थी। हर पल में एक पल उसका था, उसकी हर बात सर आंखों पर मेरे रहती थी। मैं शाम ढले तो उसका हो जाऊं, चाहे पूरा दिन कितना भी थक के घर आऊं। वो कहती थी तुम समझ नहीं पाते मुझको, मैंने एक किताब उस पे लिखाई थी। मैं मेरी कहकर रोज हारता, मन था मेरा काश कि मैं उसके बाल संवार पाता। न जाने कैसी आफत आई थी, मुझसे रिश्ता रखा क्यों इस पर पछताई थी। मैंने सोचा कि मैं इनके साथ रहा तो मैं पहले से बेहतर अब संभल गया हूँ। नहीं पता था कि जिसके लिए जी रहा वही नहीं समझे तो मैं बिखर गया हूँ। मेरे लिए बना कोई प्यार नहीं प्रांशु, तुझ पर किसी का कोई एतबार नहीं। प्यार नहीं पगले ये था कुछ तो तेरी बस कैसी सामत आई थी, और दिखा दिले है नादानी, अब नहीं कहेगा कि तुझको खूब जवानी छाई थी। तो ये चीज़ें हैं। और कभी कभी ऐसे लिखता था कि हम कुछ यूं चले जाएंगे, लोगों के ख्यालात से एक अरसे बीत जाएंगे। जो अनजान है मेरी काबिलियत से, वो एक रोज मेरी कब्र सजाएंगे। वाह।
तो ये चीज़ें हैं। खैर इतना सा था, मैं जब मैंने होश संभाला है तब कहते हैं लोग कि बड़े दिल वाला है। ये मैं उन सब चीज़ों पे लिखा हूँ कि मैं शायद 8th में था तब से अर्निंग कर रहा हूँ, तब से मैं कमा रहा हूँ, और बहुत जल्दी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो उन सब चीज़ों पे खैर मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है। चलिए, आपने बताया कि आप एक सिविक डिजिटल एजेंसी चलाते हैं जी। तो आपने इसको 2021 में स्टार्ट किया जी। तो इन 4 सालों में आपने इतना उसको ग्रो किया और इतना आपने इसको आगे बढ़ाया, इतने बड़े लेवल पे लेके आए, तो इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, जो आपकी जानकारी है कि 2021 से मैंने सिज़विक डिजिटल स्टार्ट करा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि मैंने सिज़विक डिजिटल स्टार्ट करा था 10 जून को 2024 में। हाँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मोटिव मेरा जो था वो 2021 के पहले से था। मैं उसके पहले से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं काम कर रहा था फ्लाई इन बजट नेम से। फ्लाई इन बजट के नेम से जब मैं काम कर रहा था तो मेरी कोई एजेंसी नहीं थी, कोई एक ऑफिस नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, मैं काम करता था, क्लाइंट्स थे मेरे, लेकिन मेरा कोई ऑफिस नहीं था। तो इस बेसिस पे मेरा एक्सपीरियंस है उस ईयर से, लेकिन यह है कि ऑफिस मैंने 2024 में ओपन किया और 1 साल के अंदर हमने एक ऑफिस, उसके साथ 3 फ्रेंचाइजीज भी रन कर ली। भैया, जैसा कि आपका है सिजवी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सिज़विक का फुल फॉर्म है सोशल आइकॉनिक जोन ऑफ विजुअल इनोवेटिव की। इसका विजन और मिशन आपके लिए पर्सनली क्या मायने रखता है? देखिए, इसका जो विजन आप कह रहे हैं या मिशन कह रहे हैं, तो सोशल आइकॉनिक जोन ऑफ विजुअल इनोवेटिव की, इसका ही मतलब है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका विजन यही है कि हमें जो है चीज़ों को सोशली या फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके चलना है। इसका ये मिशन है। तो हमें इस चीज़ को ये मान के चलना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल ग्रोथ, हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह को डिजिटल चीज़ें क्या होती हैं या फिर डिजिटली एडवर्टाइजिंग क्या होता है, उस चीज़ के बारे में बताना, तो बहुत ही ये मेरे लिए मायने रखता है। आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेजर 3 पिलर्स क्या होते हैं? देखिए, चाहे वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो या फिर कोई भी आपका बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो उसके मेन पिलर्स यही होते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। दूसरी चीज़, आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। तीसरा चीज़, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और अगर एक तरह से बात करूं कि जरूरी क्या है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए, उसमें टीम का कैसा होना जरूरी है, उसके पिलर्स कौन है, तो उसकी बात अगर मैं करूं तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मेन 3 पिलर्स जो होते हैं वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो गाइड करता है लोग अपनी टीम को, टीम लीडर। दूसरा होता है स्क्रिप्ट राइटर जो कंटेंट आइडिया लाता है, स्क्रिप्ट लिखता है कैसे क्या करना है आपको। तीसरा होता है वीडियोग्राफर या ग्राफिक डिजाइनर जो काम करता है उस चीज़ पे। जैसा कि भैया हम वीडियो में देखते हैं आप उत्तर प्रदेश टूरिज्म और आयुष्मान भारत और जौनपुर पुलिस जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किए हैं, उनके प्रोजेक्ट और चैलेंज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं इनके साथ काम भी किया हूँ, ऑफिशियल पार्टनर भी रह चुका हूँ। कई सारी वीडियोज ऐसी हैं जो मैंने एडिट करके दी हैं, या फिर जौनपुर पुलिस पे भी आप वीडियो देखेंगे, उसके अकाउंट पे 2-3 वीडियोज़ मेरी ही हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने करी हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश टूरिज़्म, एमपी टूरिज़्म के साथ काम करना, तो वो उनकी बनी बनाई स्ट्रेटजीज़ है, हमें उसको सिर्फ प्रमोट करना रहता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी है। लेकिन डिफ़िकल्टीज जो होती है अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन के साथ काम करने में आती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जो आप फेस करते हो उसमें, वो होता है पे आउट। पे आउट में क्या होता है, आपको बहुत तरह की वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी वेरिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको अगर नॉर्मली कुछ भी पे आउट करेंगे तो उसके लिए 50 तरह की वेरिफिकेशन होगी, देन आपको पे आउट मिलता है। उसमें भी कई सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको काम नहीं मिला है। स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली काम नहीं मिलता, आफ्टर 2-3 काम आपको फिर डायरेक्टली मिलेगा, लेकिन पहले से तो नहीं मिल रहा है। तो डायरेक्टली अगर आपको काम मिलेगा तो ही आप पे आउट आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें। आप लोग सोशल मीडिया, PR, एड्स, ऐप एंड वेबसाइट क्रिएशन, ब्रांडिंग, इवेंट मैनेजमेंट सब सर्विस प्रोवाइड करते हो। इसमें आपके लिए सबसे कोर स्ट्रेंथ क्या है?
देखिए इसमें सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ हमारी है सोशल मीडिया मैनेजिंग, सोशल मीडिया PR या फिर IT सर्विसेज। ये इसलिए हैं क्योंकि ये हमें एक फिक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, जिससे हम कोई बड़ा डिवाइस या फिर कोई बड़ी चीज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं सर्विसेज छोटी हैं, तो हमारा बेसिकली यही रहता है कि हमें इसी पे पूरा फोकस करना है, यही हमारी कोर स्ट्रेंथ है। भैया क्या आप स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर पे तो ये believe स्लो करते हैं? सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर पे मैं बिलीव करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अस्तित्व में रखती है, और दूसरी चीज़ कभी आपके अंदर ईगो नहीं आने देती। और स्लो सक्सेस यानी कि स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, दूसरी चीज़ कैरेक्टर बिल्ड करती है आपका। क्यों करती है? क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो व्यक्ति बढ़ा है, उसने सीखा है, उसने लर्न किया है। क्योंकि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, आप वैल्यू नहीं करोगे अपने सक्सेस की, क्योंकि विरासत में मिली चीज़ें या फिर जल्दी मिली चीज़ें जो होती हैं उसको संभालना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। और जब आप स्लो सक्सेस करोगे तो आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, तो वो आपका एक कैरेक्टर बनाती है, एक चरित्र बनाती है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, क्योंकि आप हर तरह के लोग से मिल रहे हो और आपको पता है कि मुझे कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, कैसे आगे बढ़ना। जी, जैसे कि आजकल लोग चाहते हैं कि वायरल ग्रोथ ज़्यादा हो उनकी, लेकिन आपके हिसाब से सुटेबल ग्रोथ किस लिए और किस क्रिएटर बिजनेस को क्या करना चाहिए? देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए व्यक्ति को करना ये चाहिए कि आपको सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको ध्यान देना है कि आपकी टाइमिंग क्या है, ये आपकी कंसिस्टेंसी में आता है। दूसरी चीज़ आपको धैर्य रखना है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आज नहीं रिस्पांस मिल रहा है, एक वीक तक रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो अगले मंथ मुझे मिलेगा। मुझे ये होप होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद पे। हमें कभी भी होपलेस नहीं होना है इस चीज़ में, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, नहीं आज नहीं तो कल, तो ये आपको सस्टेनेबल ग्रोथ देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल AI और ऑटोमेशन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे मतलब ये कैसे बदलाव ला सकते हैं? देखिए AI और रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर ऑटोमेशंस की, तो इसका जो एक चीज़ है कि इसके जरिए आने वाले समय में, चाहे वो डिजिटल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जहाँ पे भी AI का यूज़ होगा वहाँ मैन पावर कम होगी। और मैन पावर का कम होना यानी कि बेरोजगारी स्तर का बढ़ना, क्योंकि हर व्यक्ति जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर हो, उसे उसका उपयोग करने में माहिर हो, ये आसान नहीं है। क्योंकि कितना भी वो आसान हो जाए उसकी वजह से काम, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देने की जो वैल्यू होती है, जो ब्रेन पावर होती है, वो हर किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि AI वगैरह जो चीज़ें हैं, मुझे तो इन सब चीज़ों में इससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें भी इनका उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइंट जो है हमसे चाहते हैं कम समय में अच्छा काम। तो हम समय बचा के AI को उस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं, उस तरह से उसका यूज करते हैं कि हमें अच्छी वीडियोज, अच्छे एनिमेशन, अच्छे फ्लायर्स AI के जरिए मिल जाते हैं। हमारा काम आसान हो रहा है, लेकिन एक किसी का हम काम खा रहे हैं। तो AI बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ में। जैसे कि भैया आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, तो आप ऐसा कुछ मैसेज यूथ को देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मुझे भी आप सबसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे सीखी, और कई चीज़ें नहीं पता चली जो आपके सवालों से मुझे सीखने को मिला, कि आपके जो सवाल थे उनके जो मैंने जवाब दिए, उससे मुझे पता चला कि नहीं, ये चीज़ें भी मैंने पिछले अपने समय में, पास्ट में मैंने सर्वाइव की है, मैं इससे भी गुजरा हूँ। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मैं यूथ्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है, यूथ जो है वो जिस भी चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए सबसे पहले अपने घर वालों से इजाज़त लें। उस चीज़ पे काम करना अगर चाहते हैं तो पहले टीम वर्क, अगर टीम वर्क जैसा उनका काम है तो टीम वर्क करें, अगर अकेले करने जैसा है तो अकेले करें, लेकिन एक टारगेट लेके चलें कि मुझे इसी चीज़ को फिर करना है। उनका मन नहीं बदलना चाहिए कि नहीं मुझे आज ये करना है, कल मैं ये करूँगा। तो वो एक चीज़ पे कंसिस्टेंसी अपनी डेवलप करें, वो धीरे धीरे उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि उन्हें नशे की प्रवृत्ति से बहुत दूर रहना है। यूथ्स को नशे से बहुत दूर रहना है, तो ये चीज़ है। और उन्हें दूर रहना है कि उन सब चीज़ों से, उन्हें पार्टीज,
जंक फूड्स, इन सब चीज़ों से मैं कहूँगा दूर रहें। घर का खाएं, स्वस्थ खाएं और अपने समय की सबसे ज़्यादा वैल्यू करें, अपने टाइम की बहुत वैल्यू करें। टाइम किसी को दें तो उस चीज़ की वैल्यू करें। यूथ्स के लिए यही मैसेज है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे मिलकर बात करके। आपका